साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। अपन पिछले क्लास में डीएनए के बारे में पढ़ रहे थे और वहां पर अपन ने पढ़ा था डीएनए की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। आज अपन बात करेंगे जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं उनके बायोलॉजिकल फंक्शन की, जैविक कार्य की। बिल्कुल इजी सा टॉपिक है। तो टॉपिक रहेगा अपना बायोलॉजिकल फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्लों के जैविक कार्य। देखिए, आप जानते हो न्यूक्लिक अम्ल, इसका मतलब डीएनए या आरएनए। उनके कौन कौन से जैविक कार्य है? तो यहां पर मुख्य रूप से जो आपका डीएनए है और आपका आरएनए है, वो जो मुख्य रूप से कार्य करते हैं, एक तो आपका होता है डीएनए का प्रतिकृतिकरण। इसका मतलब वह डीएनए के द्वारा अपने ही समान किसी दूसरे डीएनए का निर्माण करना कहलाता है प्रतिकृतिकरण। समझ गए मेरी बात को? चलिए, तो डीएनए के द्वारा डीएनए का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? प्रतिकृतिकरण कहलाता है। तो यहां पर लिख दूंगा मैं, इसको बोला जाता है प्रतिकृतिकरण बोला जाता है। इसी को आप बोल सकते हो पुनरावृत्ति या गुणन। पुनरावृत्ति बोल सकते हो, इसी को आप बोल सकते हो गुणन। और ये क्या होता है? आपका रेप्लिकेशन होता है। चलिए दोस्तों, ठीक इसी प्रकार दूसरा जो कार्य होता है, तो ये जो कार्य आपको देखने को मिलेगा वो केवल और केवल डीएनए में मिलेगा। फिर अपन दूसरा पढ़ते हैं प्रोटीन का संश्लेषण। ये जो कार्य होगा वो आपको देखने को मिलेगा आरएनए के द्वारा। तो अपन कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, मुख्य रूप से उनके दो कार्य होते हैं। एक तो वो रेप्लिकेशन का कार्य करेगा और वो एक कार्य करता है प्रोटीन का सिंथेसिस। अपन बात करने जा रहे हैं सबसे पहले रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की प्रोसेस में क्या होता है? कोई जनक डीएनए है और उस जनक डीएनए के द्वारा अपने समान कोई दूसरा ही अणु बना देना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। इसका मतलब डीएनए अणु है वो अपने समान कोई दूसरा डीएनए बना रहा है। जैसे फोटोकॉपी होती है, आप किसी कागज की या किसी पेज की फोटोकॉपी करते हो तो वो उसी के समान वो पेज निकल के आ जाता है। ठीक उसी प्रकार डीएनए के द्वारा रेप्लिकेशन की क्रिया की जाती है। रेप्लिकेशन आपसे पूछा जा सकता है क्या होता है? तो डीएनए के द्वारा डीएनए का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन कहलाता है। यानी डीएनए अपने समान किसी दूसरे जीव का क्या करता है? संश्लेषण करता है या अणु का संश्लेषण करता है। यहां पर यदि बात करेंगे तो अपन अणु की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना, डीएनए के इसी रेप्लिकेशन गुण के कारण जो संतति की बात करेंगे अपने, उसमें आपको देखने को मिलता है आनुवांशिकता का गुण। आनुवांशिकता का गुण का मतलब हो गया जो आपके लक्षण होते हैं, उन लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो स्थानांतरण होता है वो किसके कारण होता है? इसी रेप्लिकेशन के कारण होता है। ये जो डीएनए का रेप्लिकेशन है, ये एक प्रकार की एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस है। मैं यहां बोल सकता हूं एंजाइम कैटालाइज्ड प्रोसेस। मींस क्या हुआ? डीएनए का जो रेप्लिकेशन है ये एक प्रकार की एंजाइम उत्प्रेरित विधि है। एंजाइम उत्प्रेरित विधि है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर बहुत सारे एंजाइम है वो काम में लिए जाते हैं। इसमें क्या होगा कि आपका जो हेलिक्स होगा, कोई डबल हेलिक्स, वो धीरे धीरे क्या होगा? खुलना स्टार्ट होगा। उसका मतलब उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग धीरे धीरे टूटती है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, इसका मतलब वहां से क्या हो जाएगा? एक नया टेम्पलेट, एक नए स्तंभ का निर्माण हो जाएगा। डीएनए का जब भी कभी संश्लेषण होता है तो अपन उसको रीड करते हैं, हमेशा ध्यान रखना 5 डेज से 3 डेज डायरेक्शन में। ध्यान रखना, इसी डायरेक्शन में करेंगे। 3 डेज से 5 डेज डायरेक्शन में अपन इसका रीडिंग नहीं करेंगे, इसका द्विगुणन नहीं करेंगे। इसमें क्या होगा? एक स्तंभ नया बनेगा, समझ गए? और दूसरा स्तंभ है
वो क्या होगा, डीएनए का संश्लेषण करेगा। इसी कारण इस विधि को क्या बोला जाता है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड बोला जाता है। यानी डीएनए का जो रिप्लिकेशन होता है यह एक प्रकार की अर्ध संरक्षित विधि होती है। अर्ध संरक्षित का मतलब हो गया सेमी कंजर्वेटिव मेथड। इसको इसलिए बोला गया क्योंकि आप यदि डीएनए का निर्माण करते हो, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बनाते हो, तो आपका एक स्तंभ है वो दूसरे नए स्तंभ का निर्माण करेगा और एक स्तंभ क्या रहेगा, आपका शेष रहेगा। यानी एक स्तंभ हमेशा संरक्षित रहेगा और दूसरा जो स्तंभ होगा वो क्या कर लेगा, एक नए स्तंभ का संश्लेषण कर लेता है। चलिए कैसे होती है प्रोसेस, तो देखिए डीएनए में रेप्लिकेशन की क्रिया किस प्रकार होती है। देखो जैसे मेरे पास में कोई डीएनए मॉलिक्यूल दे रखा है, ये अब यहां से क्या होगा, ये डीएनए है, इसमें यहां पर ये जो डीएनए आपको दिखाई दे रहा है इसमें आपके क्या उपस्थित है, नाइट्रोजनी क्षार उपस्थित है। ये आपके हो गए यहां नाइट्रोजनी क्षार। अब नाइट्रोजनी क्षार की बात करेंगे तो इनके मध्य हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा आपका, और साइटोसिन आपका हमेशा किसके साथ बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर गुआनिन के साथ बनेगा। शायद यहां तक आपकी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखो मैंने बोला था कि इसका जब संश्लेषण आप करवाओगे तो एक शिरा तो हमेशा आपका क्या होगा, 5 डेज होगा, एक ऐसा होगा 3 डेज होगा। अब मान लो 3 डेज होगा तो इधर वाला कौन सा हो जाएगा, 5 डेज हो जाएगा। अब देखो यहां पर विभिन्न प्रकार के एंजाइम काम में आते हैं। वो एंजाइम कौन कौन से हो सकते हैं, तो देखो मैं बता रहा हूं, एक तो होता है हेलिकेज एंजाइम। ये हेलिकेज एंजाइम होता है, इसको बोला जाता है अनवाइंडिंग एंजाइम। ये क्या करता है, ये जो स्तंभ होता है इसको खोलने का कार्य करेगा। यहां से जैसे कैंची होती है उस प्रकार यहां से काटेगा इस डीएनए को, जिसके कारण इसमें उपस्थित जो एच बॉन्डिंग है वो एच बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्ड टूटना प्रारंभ होंगे, तो ये हेलिकेज एंजाइम वहां कार्य करता है। इसके अलावा एक एंजाइम काम में लिया जाता है जिसको बोला जाता है टोपोआइसोमेरेज एंजाइम। समझ गए मेरी बात को। इसके अलावा यहां पर सिंगल एसएसबीपी, इसको बोला जाता है सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन होता है, ये बदल जाती है, डबल स्ट्रैंड में बदल जाती है। अब इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हेलिकेज एंजाइम द्वारा क्या होगे, ब्रेक होगे। जैसे ही ये ब्रेक हो गए आपके, तो यहां पर क्या होगा, एक नया स्तंभ बन जाएगा। तो देखो ये तो स्तंभ कौन सा था, आपका पुराना स्तंभ था, और उसी के द्वारा डीएनए का बताओ एक नया स्तंभ बना या नहीं बना, ये बन गया एक आपका नया स्तंभ। इधर भी क्या होगा, आपका बन जाएगा नया स्तंभ या नए स्तंभ का संश्लेषण हो जाएगा, और ये आपका इधर कौन सा स्तंभ हो गया, पुराना स्तंभ। तो दो प्रकार के स्तंभ की यहां पर आपको फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, एक आपको नया स्तंभ मिलेगा यहां पर और एक आपको पुराना स्तंभ। अब देखो इसके द्वारा पुराने स्तंभ तो आपका रह गया अर्ध संरक्षित और एक नया स्तंभ बन गया इधर। इसमें भी क्या होगा, आपको एच बॉन्डिंग यहां पर देखने को मिलेगी नाइट्रोजनी क्षार के मध्य। चलिए अब देखो ये 3 डेज, इसका मतलब ये 5 डेज होगा, और ये 5 डेज, इसका मतलब ये कौन सा होगा, 3 डेज होता है। यहां पर ये प्रोसेस होती है, यानी डीएनए के द्वारा किसी दूसरे डीएनए का निर्माण करना क्या कहलाता है, आपका रेप्लिकेशन कहलाता है। रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है ये एक प्रकार की एंडरगोनिक प्रोसेस होती है। एंडरगोनिक प्रोसेस का मतलब ये हुआ कि इसमें एनर्जी होती है, उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, तो यहां पर एनर्जी रिक्वायर होती है, इसलिए इसको बोला जाता है एंडरगोनिक प्रोसेस। यहां तक आपके किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। तो होता क्या है कि डीएनए के द्वारा ही अपने समान कोई नया डीएनए बनाना ही क्या कहलाता है, क्या कहलाएगा, वो कहलाता है आपका डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें एक्चुअल में देखो जैसे ये डीएनए आपका अभी डबल हेलिक्स होता है, तो इसके द्वारा पहले 2 डीएनए बनते से ये बन गए, फोटोकॉपी हुई, फिर आप क्या करोगे ऐसे इधर 2 डीएनए और बन जाएंगे, इस प्रकार ये होती है डीएनए की रेप्लिकेशन प्रोसेस। बात करते हैं अपना दूसरा जो न्यूक्लिक अम्ल थे उनके जैविक कार्य की अपन बात करने जा रहे थे, और दूसरा आपका हो जाएगा यहां पर जिसको आप बोलते हो ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। दूसरा हो गया
ट्रांसक्रिप्शन और इसी को बोला जाता है अनुलेखन। देखो क्या होता है अनुलेखन, आपने देखा डीएनए होता है, उस डीएनए से डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है, ये आपका कहलाता है रेप्लिकेशन, जिसको आप बोलते हो, या प्रतिकृतिकरण आप कहते हो। ठीक इसी प्रकार इस डीएनए से आपका बन गया आरएनए, और आरएनए जो बनता है वो बन गया आपका एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। तो देखो डीएनए के द्वारा एमआरएनए का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, इसको बोला जाता है ट्रांसक्रिप्शन, या इसको आप बोलोगे अनुलेखन। अब क्या होगा, इस एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण किया जाता है, और एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण करने की क्रिया उसको आप बोलते हो ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन का मीन्स यहां हो गया अनुवाद। क्या हो गया यहां, अनुवाद। समझ गए। तो यहां से आपको कई बार सीधे सीधे डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। डीएनए से डीएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है, प्रतिकृतिकरण कहलाता है। डीएनए से आरएनए का निर्माण होना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होना क्या कहलाता है, आपका ट्रांसलेशन कहलाता है, या आपका अनुवादन कहलाता है। देखिए डीएनए से यदि आरएनए का निर्माण होता है तो यहां पर एक एंजाइम काम में लिया जाता है, उस एंजाइम का नाम होता है पॉलीमेरेज एंजाइम। नाम क्या होगा इसका, पॉलीमरेज एंजाइम, और इसको बोला जाता है डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। ये जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है वो डीएनए से किसका निर्माण कर देता है, आपके आरएनए का निर्माण कर देता है। इसका मतलब यहां पर क्या होगी, यहां अनुलेखन की प्रोसेस होगी। अब होगा क्या, अनुलेखन की जैसे ही प्रोसेस होगी उसके बाद में आपका ये एमआरएनए होगा, ये एमआरएनए कहां निकल जाएगा, आपका जो न्यूक्लियस होगा नाभिक से निकलकर कहां चला जाता है, कोशिका द्रव्य में चला जाता है, साइटोसोल में चला जाता है। अब जैसे ही साइटोसोल में चला गया, इसका मतलब वहां पर आपको क्या देखने को मिलता है, साइटोसोल में क्या होते हैं, कोशिका द्रव्य में आपको राइबोसोम देखने को मिलते हैं। अब वहां राइबोसोम है, और राइबोसोम होने के कारण जैसे आरएनए, मैंने 3 आरएनए बता रखे हैं, ये आपका आरएनए होता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का यहाँ क्या कर देता है, कार्य करता है। इस प्रकार डीएनए में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। लास्ट में अब देखो एमआरएनए के द्वारा प्रोटीन का निर्माण होना क्या कहलाता है, अनुवादन कहलाता है। ये एक प्रकार की कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है। इसमें क्या होगा, आरएनए है, मतलब राइबोसोमल आरएनए भी काम में लिया जा सकता है। अब इसमें क्या होगा, मैक्रोमोलेक्यूल जुड़ेंगे, एमआरएनए की जो मैक्रोमोलेक्यूल है वो जुड़ते हैं। इसमें आरएनए अणु के स्तंभ में क्षार है, वो ग्रुप में एक निश्चित कोडोन को पढ़ते हैं, और न्यूक्लियोटाइड का प्रत्येक जो ट्रिपलेट होता है, यानी 3 अक्षरों का समूह, मान लो ये 3 अक्षर है, इन अक्षरों के समूह को बोला जाता है कोडोन, और ये आपका क्या होता है, ट्रिपलेट कहते हैं। यानी न्यूक्लियोटाइड के 3 अक्षरों के समूह के द्वारा इसको रीड किया जाता है, जिसको कोडोन बोला जाता है। और प्रत्येक कोडोन के द्वारा एक विशेष प्रकार के एमिनो एसिड को कोडित किया जाता है, और एमिनो एसिड को कोडित करेंगे, इसका मतलब विभिन्न प्रकार के एमिनो जो एसिड होते हैं आपके, उनमें क्या हो जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड हो जाएगा, यानी वो आपस में एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ते रहते हैं। अब क्या होगा, विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड जुड़ते चले जाएंगे, और जब हजारों की संख्या में जुड़ जाएंगे तो पहले तो वहां पर 100 तक जुड़ेंगे, तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं। और अब क्या बना देंगे, वो पॉलीपेप्टाइड बनाने के बाद में उनका मोलिकुलर वेट बहुत ज्यादा हो जाता है, तो यहां पर आपकी प्रोटीन का संश्लेषण हो जाता है। इस प्रकार प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो यहां पर बस ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है, मुख्य चीज यही है। आपसे पूछे डीएनए का निर्माण रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए का निर्माण ट्रांसक्रिप्शन, और उसके द्वारा प्रोटीन का निर्माण
कहलाता है आपका अनुवादन। अब अपन बात करते हैं कोडोन क्या होते हैं उनके बारे में। चलिए देखिए, अब अपन बात करते हैं, देखो जेनेटिक कोड या कोडोन के बारे में। देखिए जेनेटिक कोड क्या होते हैं आपके। जेनेटिक कोड, इनको बोला जाता है आनुवंशिक कोड। क्या बोला जाता है? आनुवंशिक कोड। देखो जेनेटिक कोड क्या होते हैं, अपने जो एमिनो अम्ल होते हैं और एमिनो अम्ल में ट्रिपलेट जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, यानी कि न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट और एमिनो अम्लों के बीच का जो संबंध होता है उसे आप क्या बोलते हो? जेनेटिक कोड बोलते हैं। मैं बोल सकता हूं न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट और जेनेटिक कोड, सॉरी न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट और एमिनो एसिड है के बीच का संबंध क्या कहलाता है? जेनेटिक कोड कहलाता है या आनुवांशिक कोड कहलाता है। डीएनए में क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड एक विशेष क्रम में लगे होते हैं जिसको आप जीन कह सकते हो, और आपको पता है कि 20 प्रकार के एमिनो एसिड जब आपस में मिल जाते हैं तो किसका निर्माण करेंगे? वो प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। इसके लिए क्या होता है? 4 की पावर 3, इसका मतलब 64 आपके कोडोन आपके पास में अवेलेबल होंगे और 3 समूह है, इसे एक आपका कोडोन निर्मित होता है। अपन बात करेंगे आरएनए में, क्योंकि अपने को जैसे प्रोटीन का संश्लेषण करना है तो आरएनए में आपके एडेनिन पाया जाता है, यूरेसिल पाया जाता है, साइटोसिन पाया जाता है और आपका ग्वानिन पाया जाता है। अब ये मैंने 4 की जो क्यूब है वो 64 कैसे लिखा, तो वैसे आपके बायोलॉजी में यहाँ विस्तार से दे रखा है, यहाँ पर केवल बेसिक परिचय है, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता देता हूं मैं ताकि आपके समझ में आ जाए। ए यू सी जी, यहां पर देखो एडेनिन है, ये यूरेसिल है, ये साइटोसिन और ये क्या है? ग्वानिन। आपको पता होगा कि जो आपका आरएनए होगा उसमें थाइमिन के स्थान पर क्या पाया जाएगा? यूरेसिल पाया जाएगा। इधर भी आप ऐसे लिखोगे ए यू सी जी, इधर आप लिख दोगे ए यू सी जी, ये कंप्लीट कर दोगे। फिर ए यू सी जी, फिर इधर से कंप्लीट हो जाएगा, यहां आप लिख दोगे ए यू सी जी, ये यहां इधर कंप्लीट हो जाएगा, फिर ए यू सी और आपका ये जी। आप देखो आप ऐसे चलोगे, इधर यहां पर इसको पहले लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, फिर इसको लिखोगे, तो क्या लिखोगे? ए, फिर ए यू ए, फिर ए सी ए जी ए, ऐसे लिख दोगे। फिर इसको लिख दोगे ए यू यू ए सी यू, फिर ए सी यू, फिर ए जी यू लास्ट। इस प्रकार आपको सबसे पहले प्रायोरिटी इसको देनी है, बाद में सेकेंड नंबर पे इस वाले को देनी है, फिर थर्ड नंबर पे इस वाले को देनी है। अब देखो मैंने लिखा था 4 की पावर 4 क्यूब ना, 4 की पावर 3 या 4 क्यूब लिखा था, तो देखो क्या है इसका मतलब, देखो यहां कितने आएंगे? 1 2 3 4, आई बात समझ में? 4 आ गए, तो देखो प्रत्येक में कितने आएंगे? इस प्रकार क्या हो जाएगा? 4 की क्यूब होगा तो कितने बन जाएंगे? 64 बनेंगे आपके। टोटल कितने बनेंगे? अब देखो 64 बनेंगे। अब 64 आपके बन गए, यहां पर एक ट्रिपलेट बन जाएंगी। इसमें बस यहां पर आपकी जो चीज दे रखी है, इतना सा दे रखा है कि 64 में से केवल
64 जो आपको कोडोन प्राप्त होते हैं, उनमें से आपके काम के कितने हैं? तो उनमें से 61 होते हैं ट्रिपलेट। वो क्या करते हैं? कोडोन कोडित करते हैं। 61 ट्रिपलेट कोडोन कोडित करने का कार्य करेंगे। अब 3 होते हैं इसमें, उनको बोला जाता है समापक कोडोन। अब आपसे एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। समापक कोडोन कौन से होते हैं? एक आपका होगा प्रारंभक कोडोन। प्रारंभ कोडोन का मतलब हुआ कि वो आपकी जो न्यूक्लियोटाइड है उसको प्रारंभक करने का कार्य करता है, और प्रारंभक कोडोन होता है, ये होता है AUG। इसका मतलब क्या हुआ? एडेनिन है, ये यूरेसिल है, और ये गुआनिन है। अब आपसे पूछिए प्रारंभक कोडोन कौन सा है? तो AUG। AUG क्या कार्य करता है? तो ये जो मिथियोनीन होता है, इस मिथियोनीन को कोडित करने का कार्य करता है, इसको कोडित करता है मिथियोनीन का। अब आपसे पूछ ले समापक कोडोन कौन से है? तो 3 प्रकार के समापक कोडोन हैं जिनको बोला जाता है UAA, UAG और UGA। ये क्या है? आपके समापक कोडोन है। सीधा सीधा पूछा जा सकता है समापक कोडोन और प्रारंभक कोडोन कौन से है, तो बता दोगे। इसके अलावा आपका एक होता है UUU और UUC। इसका मतलब जानते हो ना, ये यूरेसिल और सी का मतलब साइटोसिन। ये किसको कोडित करता है? तो ध्यान रखना, ये कोडित करेगा फिनाइल एलानिन को। किस एमिनो अम्ल को कोडित करता है? फिनाइल एलानिन को कोडित करता है। ये किसको करेगा? प्रारंभ कोडोन मिथियोनिन को। फिर देखो CCU। अब यू के बाद में क्या आता है? ए आ सकता है क्या? CCA। फिर आपका CC आ सकता है, CCC, फिर CCG आ सकता है। देखो मैंने सब लिख लिया AUCG। ये क्या करते हैं? आपका जो प्रोलीन एमिनो एसिड होता है, इस प्रोलीन एमिनो एसिड को क्या करते? ये कोडित करने का कार्य करते हैं। तो यहां पर विशेष प्रकार के कोडोन है, ये विशेष प्रकार के ट्रिपलेट द्वारा एमिनो एसिड होते हैं आपके, उन एमिनो अम्लों को क्या किया जाता है? कोडित करने का कार्य किया जाता है, और इस प्रकार से आप प्रोटीन का संश्लेषण भी कर सकते हो। अब आपसे पूछा जा सकता है इनके लक्षण है, तो आज तक तो क्वेश्चन पूछा हुआ नहीं इस टॉपिक से। बोर्ड एग्जाम की बात करें तो वहां कंपटीशन में यहां से क्वेश्चन खूब बनते हैं। इसके लक्षणों की बात करें, कोडोन के लक्षण की बात करें। देखिए कोडोन के लक्षणों की बात करेंगे तो ये क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ट्रिपलेट समझ गए ना आप? 3, जैसे UAUG। तो एक जो कोडोन होगा इसमें 3 अक्षर होंगे, इसका मतलब ये क्या होते हैं? ट्रिपलेट होते हैं। ये हमेशा क्या होते हैं? आपके यूनिवर्सल होते हैं, सर्वव्यापी होते हैं, यानी सभी जीवों में आपको ये कोडोन देखने को मिलते हैं। इसका मतलब ये हो गया यूनिवर्सल का मतलब सभी कोशिकाओं के लिए आपको समान कोडोन देखने को मिलेंगे, और उनका जो कार्य होगा वो भी क्या होगा? समान होगा। तीसरा, ये होते हैं डीजेनेरेसी युक्त, ये असंदिग्ध होते हैं। चौथी बात करेंगे, कोमा रहित होते हैं, इनके बीच में कोमा नहीं लगाया जाता, जैसे AUG, ये इनके बीच में कोमा नहीं आएगा, और इनमें किसी प्रकार का कोई अति व्यापन या ओवरलैपिंग नहीं होती है। तो दोस्तों ये अपन ने बात की जेनेटिक कोड की, और यहां पर आपका न्यूक्लिक एसिड है वो कंप्लीट है। अब इस चैप्टर में केवल आपका एक छोटा सा टॉपिक है, हार्मोन बचा हुआ है, तो उसको भी जब अगली क्लास में अपन मिलेंगे तो वो आपको करवा दिया जाएगा। इसके साथ में ये जो चैप्टर है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा बायोमोलिक्यूल। फिर अपन एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।